हमारी कहानी शुरू होती है फैंग से, जिसका निक नेम है लूबू, और किसी वजह से वो अपने खुद के गॉडफादर का मर्डर कर रहा है। वो अपने गॉडफादर से माफी मांगता है और ये कहता है कि उसकी मौत उसकी सक्सेस के लिए जरूरी थी, और वो अपने गॉडफादर से जुड़े जितने भी लोग थे उन सभी को मार देता है ताकि भविष्य में कोई आकर उससे बदला ना ले। और उसके बाद वो काउंसलर और चीफ के सामने जाकर सब कुछ बता देता है, और काउंसलर इसके बारे में काफी खुश है। इसीलिए वो लोबो को फैंगटियन हेलबर्ड और लेजेंडरी हॉर्स चीटू को इनाम में देता है। लोबो कहता है, काउंसलर इन चीफ, आप मेरे गॉडफादर हैं। उसके बाद लोबो कई सारी जंगें लड़ता है और उन सभी जंगों को वो जीत जाता है। लेकिन एक दिन उसका नया गॉडफादर उसे अरेस्ट कर लेता है और वहां पर उसे काउंसलर ऑफ जनरल्स के सामने लाया गया। वो वहीं पर मारा जाता है उन काउंसलर ऑफ जनरल्स के सामने, और वहीं पर सब कुछ रुक जाता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक ऐसी अजीब सी जगह पर पाता है जहां पर कई सारे लेटर्स हवा में उड़ रहे थे, और एक आवाज कहती है, लोबो, तुम्हारी किस्मत में एक लूजर बनना लिखा है। वो अपनी आंखों को दोबारा खोलता है, लेकिन अब की बार वो पास्ट में आ गया था। बैटल ऑफ शिशुई के होने से एक दिन पहले उसे फ्यूचर का कुछ याद नहीं रहा, लेकिन उसका सर दुख रहा था उस आवाज से जिसने उसे लूजर कहा। हाउचेन, जो एक फ्यूडल लॉर्ड है, वो आकर कहता है शायद उसकी किस्मत में एक रूलर बनना लिखा है, उसी की वजह से उसे ये आवाजें सुनाई देती हैं। यह बात सुनकर लोबो जोर जोर से हंसने लगा। लोबो उसे बताता है कि वो आवाज उसे एक लूजर, एक फेलियर कह रही है, तो आखिरकार वो एक रूलर कैसे बन सकता है। वो आपस में बात कर ही रहे थे, पीछे से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। घोड़े पर बैठा एक बंदा ये कहता है, जनरल लू, आखिरकार आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं जबकि दुश्मन सामने है, बिल्कुल सामने। लोबो जवाब देता है कि वो अभी थोड़ा डाउन फील कर रहा है, और वैसे भी वो अपना काम ही कर रहा है, और इसका तुम्हारे साथ कुछ लेना देना है भी। हु जेन, वो और कोई नहीं बल्कि हु जेन था, जो शायद लोबो से सुपीरियर था। वो कहता है, इतनी बदतमीजी, मैं जनरल इन चीफ हूँ जो इन सब चीजों को कमांड कर रहा है, और तुम एक वाइस जनरल हो, मुझे चैलेंज करने के लिए तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। लोबो कहता है आखिरी बार जो मेरे अगेंस्ट गया था वो तो कब का पुनर्जन्म ले चुका है, और क्या तुम ये गैस नहीं करोगे कि अगला पुनर्जन्म कौन लेने वाला है। लोबो और उसके साथी अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। लोबो कहता है जो भी उसे मारना चाहता है वो पहले ही 6 फीट जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, और क्या वो ये चाहता है कि लोबो अभी के अभी उसे वहीं पर पहुंचा दे। हुजन डरने लगा, उसके पसीने छूटने लगे, उसे लगा कि ये लोग अभी गद्दारी करने वाले हैं। वो ये सोच रहा था कि अब वो क्या करे। वो बच जाता है जब पीछे से एक घुड़सवार आगे आकर कहता है, जनरल इन चीफ, जनरल लू, और ये हुआ जीगोंग है। वो सल्यूट मारते हुए कहता है, क्या आप दुश्मनों को हराने की टैक्टिक डिस्कस कर रहे हैं? क्या मैं भी डिस्कस कर सकता हूँ? हुजन लोबो को अच्छे से पेट्रोल करने के लिए कहकर वहां से जाने लगा। लोबो उसका मजाक उड़ाता है कि रेबेल करने का कितना अच्छा दिन था, लेकिन उसका दुश्मन एक डरपोक निकला और वो अब कुछ नहीं कर सकता। हुआ जायोंग कहता है कि अभी तक उनका सामना उनके दुश्मनों से नहीं हुआ और उनको एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करने चाहिए। ये सुनने के बाद लोबो और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे जैसे कि वो लोग पागल हो गए हो। होचेंग कहता है, हुजेन लोबो की टेरिटरी में शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, और वो इसलिए क्योंकि वो काउंसलर इन चीफ का कॉन्फिडेंट है, यानी उसका भेजा हुआ बंदा। वो सारे के सारे शिशुई की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और लोबो अपने लोगों को ऑर्डर देता है जब भी आगे हुजेन उनको मिलेगा उन सभी को जोर जोर से हंसना शुरू करना है। उसी दिन की रात को ये की पास में हुजेन बाकियों को ये बताता है कि उसे खबर मिली है कि उनका दुश्मन संजियन ने आर्मी इकट्ठी करी है शिशुई के सामने 50,000 की, और हमारी आर्मी है 1.5 लाख। हुजेन का एक एडवाइजर उसकी चाटने लगता है जिसका नाम था जाओसेन। वो कहता है वो लोग आसानी से संजियन को नंबर से हरा सकते हैं। लोबी वहीं पर बैठा हुआ था बाकी लोगों के साथ। वहां पर और भी कई सारे जनरल्स थे। ये सुनने के बाद लोबो अपने वाइन का कप
नीचे गिर देता है। हुजैन पूछता है इसका क्या मतलब है। लोबो कहता है मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिरकार तुम्हारे जैसा कोई इंसान हमारा कमांडिंग ऑफिसर कैसे बन सकता है? क्या ये सब कुछ हुआ जायोंग की वजह से? उसके पास वॉर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हुआ जायोंग अपना भाला लोबो के गर्दन के पास ले आकर कहता है अपनी बकवास बंद करो। लोबो उसकी धमकी को ज्यादा सीरियस लेता नहीं और वो उन्हें वार्न करता है कि उन्हें सुनजन को और ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग आसानी से हमारी 1.5 लाख आर्मी को हरा सकते हैं, और वो भी सिर्फ उनके 50,000 लोगों से। हुजैन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि उसे सुनजन को संभालने के लिए एक प्लान लेकर आना चाहिए, नहीं तो वो कोर्ट मार्शल के हिसाब से उसे पनिश करेगा। लोबो ये सलाह देता है कि वो फास्ट राइडर्स की टीम को भेजकर सुनजन की आर्मी की फॉर्मेशन को चेक करे, ताकि उनको दुश्मन के ट्रैप्स, उनके कैंप्स और उनके छुपे हुए लोगों के बारे में पता चले। उनकी जो मेन आर्मी होगी वो सीधा सुनजन पर हमला करेगी और वहीं दूसरी टीम भागने वाले रास्ते पर खड़े होकर उनके रास्ते को वहीं पर खत्म कर देगी। हुजैन सोच रहा था कि वो आसानी से अपने दुश्मनों को खत्म कर सकता है, क्योंकि उसके पास 1.5 लाख आर्मी है और सामने सिर्फ 50,000, और ये डरपोक वाली टैक्टिक उसकी रेपुटेशन के लिए अच्छी नहीं है। लोबो ने बहुत सुन लिया था और वो वहां से जाना लगा। जाते हुए वो कहता है उसकी बिंग आर्मी इस ऑल आउट वॉर का हिस्सा नहीं रहेगी, और कौन पागल होगा जो अपनी मौत को जाकर गले लगाना चाहेगा। लोबो के जाने के बाद हुजैन हुआ जायोंग को ऑर्डर देता है कि सोल्जर्स को तैयार करो ताकि वो लोग दुश्मनों पर रात में हमला कर सके। हुजैन लोबो को यह बात जाकर बताता है कि हुआ जायोंग सोल्जर्स को लेकर हमला करने के लिए गया है, और क्या हमारी आर्मी उनके साथ नहीं जाएगी? लोबो उसे कहता है कि अपने लोगों को जाकर कहो कि मजे से सोए बिना किसी चिंता के, क्योंकि उसे पूरा यकीन है हुआ जायोंग एक बेवकूफ कमांडर है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है हुजैन एक बेवकूफ कमांडर है जो कि इस जंग में पक्का ही मारा जाएगा। वो सोने की कोशिश कर रहा था और उसके दिमाग में वही आवाज दोबारा आने लगी। क्या तुम किस्मत में भरोसा करते हो? किस्मत ही होती है जो एक कैरेक्टर के लम्हों को बदल कर एक फॉर्म बनाती है। जिंदगी भरी पड़ी है अपॉर्चुनिटीज की, चॉइसेस की, और जब वो लोग तुम्हारे रास्ते में आते हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी उन चॉइसेस को पहले से ही पता लगा लेती है। लोबो तुम्हारी डेस्टिनी में फेल होना लिखा है, और अगर वो चाहता है इस लम्हे से अपनी जिंदगी को दोबारा से बदलना। लोबो बहुत ज्यादा शौक में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो फेल हो जाएगा। वो लोबो एक फेलियर, वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था जहां उसके सामने कुछ अजीब सी चिप जैसी चीज थी, और वो शायद सिस्टम थी। सिस्टम बताता है कि ये एक 4D लाइफ सिमुलेटर है जो टेक्निक्स का इस्तेमाल करके रियल और फेक चीजें बना सकता है, जिससे कोई इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, और वो भी बस एक लिमिटेड जिंदगी के अंदर। किसी एरर की वजह से सिस्टम में मेल फंक्शन आ गया और उसकी वजह से ये सिस्टम एक 3D स्पेस बनकर रह गया, और एक चांस है कि इसके यूजर्स एक हायर डायमेंशन के अंदर घुस सकते हैं। सिस्टम उससे पूछता है यस को दबाओ अगर वो चाहता है कि फोटोन कंप्यूटर एक नई जिंदगी को शुरू करे, और ना को दबाकर वो इस लाइफ सिमुलेटर को बंद कर सकता है, और उसके बाद वो अपनी रियल लाइफ में पहुंच जाएगा। लोबो थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्यूरियस भी था। आखिरकार ये चीज है क्या और ये कर क्या सकती है? वो यस बटन को दबाता है क्योंकि वो ये पता लगाना चाहता है क्या वो सच्ची में अपनी किस्मत को बदल सकता है। सिस्टम बहुत जोर से व्हाइट लाइट को एमिट करने लगा, और वो लोबो को बताता है उसकी इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली रिकॉर्ड कर ली गई है और लाइफ सिमुलेशन अभी एक्टिवेट हो गई है। जिसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है हैन डायनेस्टी के अंदर, जहां पर एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, और ये छोटा बच्चा लोबो का री इनकारनेशन वर्जन है, और ये देखकर वो खुद भी कंफ्यूज है वो एक छोटे बच्चे में कैसे पैदा हो गया। 7 सालों के बाद कुछ बुलीज आपस में बातें कर रहे थे ओल्ड लू के बेटे के बारे में, जो कि गांव में हमेशा पूरी दोपहर वहां पर बैठा रहता था। वो बुली कहता है तुम लोगों को ये नहीं लगता कि वो एक मॉन्स्टर जैसा है जिसके पास बस इंसान की खाल है? लोबो एकदम से उस बुली की तरफ देखता है, और ऐसा करने की वजह से उस बुली को गुस्सा आ जाता है, और वो लोबो के पास जाकर कहने लगा ओए लिटिल मॉन्स्टर, तूने मुझे अभी घूर के क्यों देखा?
लोबो उसे कहता है कि रास्ते से हट जाओ क्योंकि वो उसकी परछाई में काम नहीं कर पा रहा। उस बुली को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि वो हमेशा से ही अनोइंग था और वो लोबो पर हमला कर देता है। उनकी फाइट के बाद लोबो वहीं पर बैठा हुआ था और उसे देखकर लगता है कि उसे काफी चोटें आई है और वो कहता है कि वो इस फाइट को तो हार गया, लेकिन वो लोग भी उससे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थे, उनकी भी हालत उसने खराब कर दी। एकदम से उसके सामने सिस्टम स्क्रीन आ गई जिससे पता लगता है कि वो अभी एक सिमुलेशन वर्ल्ड के अंदर है, एक फार्मर की जिंदगी, और उसको अभी एक रेपुटेशन पॉइंट मिला उन बच्चों के साथ फाइट करने के बाद। लोगों को अब समझ में आ गया कि इन रेपुटेशन और इन पॉइंट्स से उसे अपने बारे में पता चलता है और अगर वो और बड़ी बड़ी बैटल्स के अंदर हिस्सा लेगा या और उसे जैसी चीजों के अंदर उसके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी तक उसे इसके बारे में पूरा यकीन नहीं कि वो क्या सच्ची में एक रियलिटी में जी रहा है या फिर एक सिमुलेशन के अंदर ये रियलिटी है या एक सपना। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी पोजीशन या फिर पैसा, उन सब को पाने के लिए उसे कई साल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो मार्शल आर्ट सीखेगा ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। अगले दिन वो ट्रेनिंग करने लगा। उसका फादर आकर उसे वहीं पर सुनाने लगा कि सारा दिन वो ट्रेनिंग करता रहता है, उसकी कोई मदद नहीं करता, और तो और उनकी लू फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है और अगर वो सारे के सारे खाने को अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल करेगा तो उनके पास इतना खाना नहीं बचेगा कि वो इस साल भी जिंदा बच पाए। लोबो इस वजन का 3 गुना उठा सकता था जब अपनी वो पिछली लाइफ में इतनी ही उम्र का था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा कमजोर है। कुछ महीने के बाद लोबो लकड़ियां काट रहा था, वो बहुत ज्यादा थका हुआ भी था। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि उसकी स्ट्रेंथ 1 पॉइंट से बढ़ गई है। जब लोबो 9 साल का था उसकी छोटी बहन पैदा हुई, लेकिन उसने सुना अपने फादर को ये कहते हुए कि वो इस बच्ची को बेच देते हैं क्योंकि लड़कियां हमेशा ही दूसरी फैमिलीज के लिए पाली जाती हैं और वो उनकी फैमिली के ऊपर एक बोझ है। तभी लोबो जोर से चिल्लाता है उसे बेचो मत, और वो कहता है कि अब से वो कम खाएगा और वो उसका हिस्सा उसकी बहन को दे सकते हैं। उसका फादर कहता है कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो भूखा रहेगा वो मर जाएगा और उनका ब्लड लाइन वहीं पर खत्म हो जाएगा। लोबो चिल्लाकर कहता है कि वो मजदूरी करेगा पैसा कमाने के लिए, अपनी छोटी बहन के लिए। उसका फादर उसे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लोबो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है मैं करूंगा। उसका जिद्दीपना उसके काम आता है। सिस्टम इंफॉर्मेशन देता है कि तुम्हारा इंटेलेक्ट 1 पॉइंट से इंक्रीज हो गया है। आखिरी में उसका फादर हार मान लेता है और कहता है ठीक है ठीक है। उस दिन से लोबो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। हर दिन उसने कई सारी फार्मिंग टेक्निक सीखी। हालांकि उसने कोई भी खेती का काम को कभी किया नहीं था अपनी पिछली लाइफ में, लेकिन शुरू करने के बाद उसके लिए ये काम आसान होता गया। लोबो को खेती से बहुत कुछ सीखने को मिला। वो अब आसानी से मौसम का पता लगा सकता था, कौन सी फसल के हिसाब से कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, और उसने 2 एकड़ अनफर्टाइल लैंड को फर्टाइल लैंड बना दिया। यहाँ तक कि गांव के लोग भी आपस में बातें करने लगे कि लू फैमिली के पास सबसे बेकार जमीन थी, लेकिन उसके बेटे ने उस जमीन को फर्टाइल लैंड में बदल दिया और उसकी वजह से गांव के अंदर उसकी रेपुटेशन बढ़ गई। सिस्टम भी उसका 1 पॉइंट रेपुटेशन के अंदर बढ़ा देता है। लोबो यह सोच रहा था कि फार्मिंग उसकी रेपुटेशन को ज्यादा नहीं बढ़ाएगी और उसे भी कुछ ज्यादा पता नहीं कि उसकी जो जमीन है उसमें अच्छी फसल उगाई है, लेकिन फिर भी उसके वेल्थ के जो पॉइंट्स है वो अभी भी 0 है। लोबो एक दिन अपने फादर से पूछता है कि जो चीफ है वो कोई भी टैक्स क्यों नहीं पे करता। उसका फादर बताता है कि चीफ सारे के सारे टैक्स को कलेक्ट करता है इस गांव के हर एक गरीब लोगों से। इसी वजह से वो लोग और हम हर साल बड़ी मुश्किल से जिंदा रह पाते हैं। लोबो को गुस्सा आता है क्योंकि चीफ की फैमिली ना तो कोई काम करती और जो लोग काम करते हैं इतनी मेहनत करते हैं उन लोगों को चीफ को टैक्स देना पड़ता है। आधा टैक्स चीफ को दो, बाकी टैक्स गवर्नमेंट को दो। उसका फादर बताता है चीफ रजिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है, वही सब कुछ हिसाब रखता है, सब कुछ रजिस्टर टैक्स वो इस जगह का, इसीलिए तो चीफ है। और अगर वो लोग अपनी फसल का हिस्सा चीफ को नहीं देंगे तो वो उसकी माँ और उसकी बहन दोनों को उठा कर ले जाएगा अगर वो लोग टैक्स नहीं भरेंगे। लोबो को गुस्सा आ जाता है, ईमानदार किसानों के लिए कोई भी फ्यूचर नहीं है, ये कैसी दुनिया है। उसके फादर के पास भी कुछ ज्यादा कहने को नहीं था। लोबो अपने आप से वादा करता है कि चाहे वो अपनी जिंदगी में अपनी पिछली वाली जिंदगी के जैसे पॉपुलर ग्लोरियस जनरल ना बने, लेकिन कम से कम
इस जिंदगी में वो बाकियों के द्वारा बुली नहीं होगा। कुछ सालों के बाद एक जंगली खरगोश जंगल में भाग रहा था। एक तीर आकर उसकी गर्दन में लग गया। ये तीर लुबू ने चलाया था, जो कि आज 12 साल का हो गया है। वो अपनी आर्चरी स्किल से काफी खुश है। इतने टाइम में लुबू की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा तो नहीं बढ़ी। हंटिंग करने के बाद वो तैयारी करता है अपने घर वापस जाने की। लुबू अपनी झोपड़ी में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके घर के अंदर उसके फादर के साइड में विलेज चीफ बैठा हुआ था और वो लुबू को बताता है कि अभी अभी जो वो जंगल से हंट करके आया है उसके अंदर उसका भी हिस्सा है, जो कि उसे टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ये सुनकर लुबू को गुस्सा आ गया। चीफ कहता है ये एक ऑर्डर है इंपीरियल कोर्ट से। लुबू पूछता है आखिरकार इंपीरियल कोर्ट लोगों की जिंदगी के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ कैसे कर सकता है। और ये सुनकर उस चीफ को गुस्सा आ जाता है और वो लुबू को धमकी देता है और जो अभी अभी उसने करा है वो एक बगावत की शुरुआत लगती है और वो उसकी पूरी की पूरी फैमिली को कभी भी खत्म कर सकता है। उसका फादर जाकर विलेज चीफ से माफी मांगता है और वो भी झुककर वो घबरा गया था, क्योंकि उसे मालूम था विलेज चीफ सच्ची में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अभी विलेज चीफ एक अच्छी पोजीशन पर है और वो गरीब, खाने को कुछ नहीं, कमजोर लोग हैं। और वो लुबू को कहता है कि आधा मीट विलेज चीफ को दे दो, जो भी वो जंगल से हंट करके ले आया है। और ये लुबू को और ज्यादा गुस्से में डाल देता है। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मानो उसके अंदर से एक जानवर अभी निकलकर उस विलेज चीफ को खा जाए। विलेज चीफ कहता है कि वो खुद एक जानवर बन रहा है। जानवर को हंट करते हुए उसका फादर भीख मांगता है लुबू से कि वो वही करे जो विलेज चीफ कह रहा है। लुबू अपने खरगोशों को जमीन पर गिरते हुए विलेज चीफ की तरफ बढ़ने लगा। लुबू कहता है जमीन पर पड़े खरगोशों को वो ले जा सकता है। विलेज चीफ के पास जाने के बाद लुबू अपने चाकू को निकालता है और एक स्लैश मारता है और वो स्लैश की डायरेक्शन विलेज चीफ की तरफ थी। हमें काफी खून देखने को मिलता है। उसकी रेपुटेशन एक पॉइंट से बढ़ गई। रियलिटी में जो खून था वो एक खरगोश का था, लेकिन वो चाकू विलेज चीफ के गर्दन के पास था। विलेज चीफ की हालत पतली हो गई। लुबू चीफ को बताता है कि अब से वो कोई भी टैक्स नहीं देगा और विलेज चीफ अब से जो उनका टैक्स होगा वो खुद भरेगा। लुबू उसे धमकी देता है कि अब वो उसकी फैमिली को कुछ भी करने के बारे में सोचता भी है तो वो उसके घर खुद आएगा और एक एक करके उसके सारे के सारे परिवार को वो मार डालेगा। उसका फादर उसे पीछे धक्का देता है। चुप हो जा बास्टर्ड। वो विलेज चीफ के सामने घुटनों पर कहता है चीफ माफ कर दीजिए, वो मैं इसे सिखाने में नाकामयाब हो गया। ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरे बेटे को ब्लेम मत कीजिए। विलेज चीफ के पसीने छूट रखे थे और वो इतना डर गया था कि वो वहीं से अपने घर को भाग गया। जाते जाते वो कहता है तू बस देख तू। उसका फादर लुबू को डांटने लगा। हम ट्रबल में आ गए हैं। वो कहता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो उसने अपने पूरी जिंदगी में बनाया था सब कुछ खराब कर दिया। लुबू कहता है अगर उसने मीट दे दिया होता तो अगली बार वो और ज्यादा मांगता, हमारी तरफ वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता और लालची, और वो विलेज चीफ को मारकर उसकी जमीन को आपस में बांट सकते हैं पूरे के पूरे विलेज के अंदर। उसके फादर ने बहुत सुन लिया था और वो लुबू को एक चमाटा मारता है। बहुत हुआ, सामान बांधो। और वो अभी के अभी इस गांव को छोड़कर जाने वाले हैं। अपनी माँ और बहन को कहो। लेकिन एकदम से उन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आग आग, लू के घर में आग लग गई। वो लोग अपने घर की तरफ भाग कर जाते हैं, जो कि आग की लपटों में भीगा हुआ था और उसके परिवार यानी उसकी माँ और उसकी छोटी बहन जिंदा नहीं बच पाते। वो दोनों घर के अंदर ही थे, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाए क्योंकि बाहर से घर का दरवाजा बंद पड़ा था। लुबू जलते घर में अपने परिवार को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसका फादर आकर उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसने पहले ही अपनी बीवी और छोटी बेटी को खो दिया और वो अपने बेटे को अब नहीं खोना चाहता। वही तो बस उसका एक परिवार बचा है। वो लोग बेचारों की तरह अपने घर को बस जलता हुआ देखकर अंदर ही अंदर रोए जा रहे थे। और जब आखिरी में जलने को कुछ बचा नहीं, उसका फादर कहता है सब कुछ चला गया। लेकिन एकदम से लुबू को कुछ आवाज सुनाई देती है। इनके साथ सही हुआ। हाँ, मैं इनको काफी टाइम से नफरत करता था। और ये आवाजें थी पास में ही खड़े गांव वालों की, और वो लोग लू फैमिली को बेइज्जत उनका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उन लोगों ने विलेज चीफ के साथ पंगा लिया। लुबू ये सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाता। उसके अंदर का जानवर आखिरकार बाहर आ ही गया। वो अपने कमान को बाहर निकालता है, ये सोचते हुए कि वो सारे के सारे
खूनी हत्यारे हैं और वो सारे के सारे मरना डिजर्व करते हैं। ये देखकर उसका फादर चिल्लाकर कहता है, ये तू क्या करने जा रहा है? तुमने पहले ही अपने घर को बर्बाद कर दिया और अगर वो एक और गलती करेगा तो वो उसके पास बचेगा क्या? लोबो पीछे मुड़ता है, लेकिन अभी इतने गुस्से में लोबो के अंदर के जानवर ने उस पर कब्जा कर लिया था। वो पीछे मुड़कर गुस्से में कहता है, प्लीज डैड बस चुप हो जाओ, क्योंकि अब वो उसकी तरह से काम नहीं करने वाला। उसका फादर ये साफ साफ देख सकता था कि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई उसका बेटा नहीं, वो तो एक मॉन्स्टर है। लोबो एक गांव वाले को मार देता है जिसने उसके परिवार वालों के लिए अपने मुंह से गंदी बात करी थी। तीर खाने के बाद वो बंदा वहीं पर मारा गया। लोबो याद करता है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती थी और उसकी पिछली जिंदगी में उसकी कोई माँ नहीं थी। उसे नहीं मालूम था कि आखिरकार एक माँ का प्यार क्या होता है। इतना सोचने के बाद लोबो एक और तीर निकालकर एक गांव वाले के दिल के आर पार कर देता है। जितना ज्यादा वो लोगों को मारते जा रहा था उतना ही जानवर उसका अंदर का उसके शरीर पर कब्जा करते जा रहा था। लोबो याद करता है कि उसकी छोटी बहन अपनी पिछली जिंदगी में उसकी बेटी की याद दिलाती थी। वो एक छोटी प्यारी बच्ची थी। उसकी मेमोरी का शीशा टूट जाता है जब वो तीर चलाता है उन गांव वालों को मारने के लिए। उन लोगों ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। जो भी उसका हंसता छोटा सा करीब था, लेकिन वो लोग खुश थे, उन्होंने बर्बाद कर दिया। वो तीर जाकर उस बंदे की टांग में लगा। वो घसीटता घसीटता जमीन पर रगड़ने लगा। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो लोगों से भीख मांगने लगा, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। डर के मारे वो सच बता देता है कि चीफ ने ही उन्हें ये आग लगाने को कहा और उसमें उसकी कोई गलती नहीं। लोबो अपना चाकू निकालता है और वहीं वो बंदा अपनी जान की भीख लगातार मांगे जा रहा था। वो एक आखिरी शब्द कहता है, मुझे माफ कर दो, और लोबो उसे माफ करता है उसका गला काटकर। वो बोली अपने हाथों से खून को बाहर आने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर पाना कैसे पॉसिबल था? उस चाकू ने इतना गहरा मारा कि वो सीधा तड़प तड़प कर मर गया। लोबो के दिमाग में लगातार यह चल रहा था कि वो सारे के सारे मर्डरर्स हैं और कोई भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी। वो धीरे धीरे करके विलेज चीफ के घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसके द्वारा मारे गए लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और जब कुछ गांव वाले उसे देखते हैं तो वो लोग भागने लगे डर के मारे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये एक मॉन्स्टर है। और वहीं कुछ लोग लोगों का सामना करने की सोचते हैं कि वो एक छोटे 12 साल के बच्चे को संभाल नहीं सकते। एक बच्चे को मारने के लिए वो लोग हिम्मत तो जुटा लेते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की थी, उन लोगों को डर लग रहा था, क्योंकि वो लोग लोगों के अंदर के बीस्ट को महसूस कर पा रहे थे कि उनके सामने एक बच्चा नहीं मॉन्स्टर है। इंसान की खाल में दोनों तरफ एक दूसरे की तरफ भागने लगे। लोबो एक एक करके उन लोगों के गले से खून बहाने लगा, उनकी गर्दनों को काटकर, और वो भी बिना किसी बेरहमी के। और जब उसका चाकू खून से लथपथ हो गया, वो अपने तीर को निकालकर उन लोगों के सर दिल में घुसा देता है। और उसके बाद लोबो आखिरी बचे गांव वालों की तरफ मुड़ता है और वो बचा एक आखिरी इंसान लोबो को गालियां देने लगा, उसके पूरे परिवार को, कि उन लोगों को तो कब का मर जाना चाहिए था, उसकी पूरी फैमिली मरना डिजर्व करती है। लोबो उसके गले को थोड़ा सा काट देता है, क्योंकि वो चाह रहा था कि वो तड़प तड़प कर दर्द को महसूस करके मारा जाए। लोबो लगातार विलेज चीफ के घर की तरफ बढ़ रहा था, गांव वालों की डेड बॉडीज को पीछे छोड़कर। गांव में बिल्कुल सन्नाटा छा गया, आग की लपटे को छोड़कर बस हवा की आवाज आ रही थी। और आखिरी में वो अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गया, विलेज चीफ का घर। वो विलेज चीफ को बताता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरे परिवार के साथ पंगा नहीं लेना, नहीं तो उसके घर आकर उसके पूरे परिवार को मार देगा। एक 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 करके लोबो ने उसके पूरे परिवार को पहले ही मार दिया था। उसने बच्चों और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। विलेज चीफ समझ गया था कि लोबो अपनी बात का पक्का था। वो अपने घुटनों पर आकर लोबो को एक पैर पकड़ने लगा। वो कहता, लोबो ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे बस अब की बार जाने दो। लोबो अपना चाकू निकालता है और कहता है, जा जा और यमराज से मिल। वो उसी चाकू से उसके गले को वहीं पर काट देता है। विलेज चीफ के मरने के बाद सिस्टम लोबो की रेपुटेशन सीधा 15 पॉइंट पर बढ़ा देता है और उसके जो इंटेलेक्ट था उसे 0 कर देता है, क्योंकि जो उसने करा वो एक पागलपन था। उसने अपने दिमाग से काम नहीं लिया, क्योंकि उसका दिमाग तो बदले की भावना से भरा था। लोबो पूरे के पूरे गांव को जलते हुए नरक में बदल देता है, जैसा कि उन लोगों ने उसके घर की तरह करा था। सब कुछ तबाह करने के बाद लोबो अपने घर की तरफ वापस आ गया, जहाँ पर उसका फादर अपने बीवी और बच्ची को पकड़े हुए
हुए घुटनों पर था। वो लगातार ये कह रहा था कि उससे पाप हो गया, पाप। उसने एक मॉन्स्टर को पाला जिसने उसकी बीवी और बच्ची को जिंदा जलवा दिया। लोबो अपने फादर के पास आकर खड़ा हुआ, घुटनों पे आया और अपने माथे से जमीन चूमकर बिना कुछ कहे बैठ गया। उसका फादर पहले तो उसकी तरफ देखता है, लेकिन फिर अपने जले हुए परिवार को वो उसे जाने को कहने लगा, क्योंकि कुछ गांव वाले जो भाग गए थे उन लोगों ने पक्का ही ऑफिशियल्स को रिपोर्ट किया होगा और वो लोग जल्द ही तुम्हारे लिए आने वाले हैं। लोबो अपने फादर से भीख मांगता है कि वो भी उसके साथ चले, प्लीज। लेकिन उसका फादर कहता है, मेरे बेटे, तुम्हारी माँ जो हमेशा तुम्हारे बाप के साथ पूरी जिंदगी रही, जिसने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में गरीबी के अलावा कुछ नहीं देखा। तुम्हारी बहन जो कि बहुत छोटी थी, उसे भी अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का कभी मौका नहीं मिला और अब वो सारे के सारे चले गए। तुम्हारे डैड को भी उन्हीं के साथ जाना चाहिए। चला जा, चला जा। लोबो अपने माथे को जोर से जमीन पर मारता है, अपनी रिस्पेक्ट दिखाने को, जो भी आज तक उसके फादर ने उसके और उसके परिवार के लिए किया और आज जो वो करने वाला है। अपने फादर की बात मानकर वो वहां से जाने लगा। जैसे ही लोबो पीछे मुड़ता है, वो एक चाकू निकालकर अपने ही दिल में घुसा देता है। लोबो को आवाज तो आती है, वो समझ भी गया था आखिरकार क्या हुआ, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर एक बार देख भी ले। उसकी आंखों से जोर जोर से आंसू निकलने लगे। उसका हंसता खेलता परिवार, चाहे वो गरीब ही थे लेकिन वो साथ थे, और आज वो बिना पीछे मुड़े वहां से भागने लगा। कुछ घंटों के बाद लोबो एक टूटे फूटे घर में आ गया। वो एक आग के पास बैठा हुआ था। वो ये सब कुछ सोच रहा था जो भी आज उसके साथ हुआ। अगली सुबह वहां पर कुछ गार्ड्स आए और वो देखते हैं कि जो आग है वो अभी भी ठंडी नहीं हुई। इसका मतलब वो अभी भी यही आसपास है। और वो गार्ड कहता है, जिसने पूरे के पूरे गांव को जला दिया, खत्म कर दिया, वो अभी भी यहीं कहीं पर है। इस जगह को घेर कर ढूंढो। वो लोग अलग होकर लोबो को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि लोबो तो उन्हीं को मारने की तैयारी में था। लोबो ने अपने एक तीर से एक गार्ड के गर्दन के बिल्कुल पीछे सटीक निशाना लगाया और वो गार्ड वहीं पर मारा गया। दूसरा गार्ड चिल्लाकर कहता है, वो बास्टर्ड वहां पर है ऊपर। उसके आगे वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि एक दूसरा तीर आकर उसकी छाती के आर पार हो गया। दूसरा गार्ड बिल्डिंग के अंदर से निकलता है और वो कहता है, वो बास्टर्ड छत के ऊपर है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ और उसे घेर लो। वो गार्ड बिल्डिंग के अंदर से बाहर की तरफ कूदता है अपना एम लेते हुए, और बाहुबली के सीन के जैसे वो भी अपने तीर को छोड़ता है, लेकिन उसका निशाना चूक गया क्योंकि लोबो लगातार भागे जा रहा था। वह बाहुबली बनना तो चाह रहा था, लेकिन लोबो ने काउंटर अटैक करके उसके कंधे पर अपना तीर मार दिया और वह समझ गया था कि उसका दुश्मन काफी स्किल्ड है और सभी को वो केयरफुल रहने को कहता है। कई सारे गार्ड्स खुद छत पर चढ़ गए थे और वो एक एक करके लोबो को तीर मारने लगे। लोबो उन तीर से बचने के लिए वहां से भागने लगा। छत से कूदकर वो जंगल में भाग आया। कुछ टाइम के बाद वो गार्ड्स एक दूसरे को ये बता रहे थे कि जल्द ही एक तूफान आने वाला है और उन्हें लोबो को उससे पहले ढूंढना होगा। लोबो जो कि पेड़ पर छुपा हुआ था, वहां से एक तीर मारता है। उन लोगों को बो की स्ट्रिंग की आवाज आती है और गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका एक साथी वहीं पर गले में तीर लगने की वजह से वहीं पर गिर गया। एक गार्ड चिल्लाकर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट था, इतना सटीक निशाना, इंतजार मत करो, उस पर लगातार तीर चलाओ। कई सारे तीर लोबो की तरफ बढ़ गए। लोबो पीछे की तरफ गिरकर उन दो तीरों को डॉज कर लेता है। पीछे की तरफ वो झुक गया था और उस पेड़ से कूदते हुए लोबो एक निशाना लगाता है जो कि सीधा जाकर एक गार्ड के छाती में लग गया। गुलाटियां मारकर लोबो जंगल के थोड़े से अंदर चला गया और एक बचा हुआ गार्ड कहता है, ये साला बहुत ज्यादा अनोइंग है, एक कॉकरोच की तरह, और उसे और ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत है। और वो गार्ड एक स्पेशल एरो जिसके ऊपर सीटी लगी हुई थी उसे आसमान में छोड़कर बैकअप बुलाता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज सुनकर कई सारे गार्ड्स जो उस एरिया के अंदर थे वो अलर्ट हो गए। वो सारे के सारे उस आवाज की तरफ एक स्ट्रेटेजिक प्लान के मुताबिक घेरा बनाकर आगे बढ़ने लगे। लोबो उस आवाज को भी सुन लेता है और वो समझ गया था कि उसकी लोकेशन अब एक्सपोज हो गई और अब उसके दुश्मन उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे। लोबो सोच रहा था कि अभी उसे उनसे भागने की जरूरत है, इससे पहले कि तूफान आ जाए। वो इतना सोच ही रहा था तभी एक तीर लोबो की तरफ बढ़ता है। वो उसे एंड टाइम पर देखकर पीछे की तरफ कूदकर उसे डॉज कर लेता है। लोबो के पास बस अब कुछ ही तीर बचे हुए थे और वो
वो सोच रहा था कि वो जितने ज्यादा गार्ड्स को मार सकता है उतनों को मारेगा, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, साइड से एक तीर आकर उसके कंधे में घुस गया और वो तीर एक अलग डायरेक्शन से आया था। इसका मतलब वहां पर कोई है, मतलब अब वो चारों तरफ से घिर गया है। लोबो सामने देखता है तो उसे अपने चारों तरफ गार्ड्स दिखते हैं और 2 गार्ड्स जिन्होंने उसके ऊपर एम ले रखा था। तूफान भी अब आ गया था, आसमान में जोर की बिजलियां कड़क रही थी, बारिश शुरू हो गई। एक और तीर मारकर वो लोग लुबू की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन लुबू इस तरीके से हार नहीं मानना चाहता था। वो खड़ा होता है, अपनी बची कुची स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके। लुबू को चारों तरफ से गार्ड्स ने घेर रखा था, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले वो उनके पास पहुंच पाता, कई सारे तीर आकर उसके बॉडी में घुस गए, लेकिन अब की बार वो लुबू को कोई मौका नहीं देते। वो लगातार कई सारे तीर लुबू के बॉडी में घुसा देते हैं और आखिरी में लुबू अपनी बची कुछ स्ट्रेंथ को भी खो देता है। उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उन गार्ड्स में से एक गार्ड आगे आकर कहता है, इसने एक रात में ही 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया और इसके लिए तुम्हें एक डेथ पेनल्टी तो जरूर मिलती। क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? लुबू सोचता है, रिग्रेट? वो बास्टर्ड जिसने मेरी माँ को जला दिया, मेरी छोटी बहन और मेरे फादर को सुसाइड करने पर मजबूर करा, ये सब कुछ उस बास्टर्ड की वजह से। और बाकी लोग जो खड़े खड़े देख रहे थे वो सारे के सारे बास्टर्ड्स हैं। वो उस गार्ड को गाली देता है। वो एक असली मर्द है और अपने लिए गए डिसीजन को वो छाती पीट कर सपोर्ट करता है आखिरी मौत तक। वो गार्ड लुबू को कहता है, ये एक दुख की बात है, अगर लुबू ने इसे हिम्मत का जज्बा बॉर्डर पर दिखाया होता तो पक्का ही उसने कई सारी बड़ी और ग्रेट थिंग्स को अचीव कर लिया होता, और तो और वो अपनी फैमिली के लिए एक ओनर भी लेकर आता। वो गार्ड अपनी तलवार को निकालते हुए आखिरी शब्द कहता है, मुझे आशा है कि तुम अपनी अगली जिंदगी में यह समझ पाओगे कि कब सरेंडर कर देना चाहिए, दोबारा इस तरीके से अपना एंड मत करवाना। और इतना कहने के बाद वो लुबू के सर को अलग कर देता है अपनी तलवार से। लुबू का सर थोड़ी दूर जाकर गिरा और वो अभी भी यही सोच रहा था कि ये जो भी हुआ क्या ये सच्ची में जरूरी था, और क्या वो इस सिचुएशन को बदल सकता था अगर वो बढ़िया और बेटर डिसीजन लेता। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, या फिर ये सब कुछ मेरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड था। लुबू अपनी आंखों को दोबारा खोलता है और वो अपने आप को सिस्टम स्पेस में पाता है। सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने अपने पहले सिमुलेशन वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को पूरा कर लिया है। सिस्टम उसके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने लगा। लुबू को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मर गया। सिस्टम उसे बताता है कि उसने लू विलेज में हर किसी को मार दिया और उसकी जो क्रूरता है वो देखने वाले लोगों को गुनाह के रास्ते पर ले जाएगी, और उसी की वजह से उसे फाइनल रैंक लेवल 1 मिलती है। सिस्टम उसे बताता है कि वो काफी कम उम्र में मारा गया और इसीलिए वो ज्यादा बड़े काम नहीं कर पाया क्राइम की दुनिया में, इसीलिए उसे सिर्फ 1 पॉइंट मिला और वो किसी भी दबाव में नहीं आना चाहता था। उसका जिद्दीपना लोगों को हमेशा याद रहा और आगे आने वाले सालों में लोगों ने ऑपरेशन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, इसीलिए उसे 15 पॉइंट मिलते हैं रेपुटेशन के। लुबू ने काफी सफर किया एक्सप्लोइटेशन ऑपरेशन, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया, इसलिए उसके पास वेल्थ 0 पॉइंट है। हालांकि लुबू की जो बॉडी थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन फिर भी लुबू ने मेहनत करके अपनी बॉडी को काफी बेहतर बनाया, इसलिए उसका फाइनल पावर लेवल 10 है और उसकी फाइनल इंटेलेक्ट लेवल 0 है, क्योंकि उसने वायलेंस का इस्तेमाल करा हर चीज को सोल्व करने के लिए, बजाय उसे अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए था। और आखिरी में उसकी काफी खौफनाक मौत हुई। उसे टोटल रेटिंग मिलती है C। लुबू को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया था इस सिमुलेशन सिस्टम के बारे में, और जो उसे C ग्रेड मिला है उसे लगता है ये बहुत ज्यादा खराब है। रिवार्ड्स को कैलकुलेट करने के बाद उसे 28 पॉइंट्स मिलते हैं जो कि सिमुलेटर करेंसी पॉइंट्स थे, और वो इन तीनों में से किसी भी एक रिवार्ड को ले सकता है जो कि उसकी असली लुबू वाली बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और वो इन 3 चीजों में से किसी को भी ले सकता है। पहली एलिमेंट्री कारपेंटर स्किल, दूसरी एलिमेंट्री टेलर स्किल, तीसरी एलिमेंट्री हार्ट स्ट्रेंथनिंग। लुबू तीसरी हार्ट वाली स्किल को चूज करता है और उसके बाद वो ये महसूस कर पा रहा था कि उसका जो दिल है काफी मजबूत हो गया है। उसका दिल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो अपनी नींद से जाग गया। बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो पूछता है, बाहर क्या हो रहा है, इतनी आवाज क्यों? वहां पर उसका साला आता और कहता है, ब्रदर इन लो आप जाग गए। वो बताता है कि हुजैन हुआ जायोंग को लेकर गया है ताकि वो सन आर्मी के मेन कैंप पर हमला कर सके। लुबू समझ गया जब वो सिमुलेशन वर्ल्ड में गया तो रियल वर्ल्ड का टाइम वहीं पर रुक गया। इस दुनिया के लिए तो बस एक पल बीता, लेकिन वहां तो वो 13 सालों के लिए अपनी जिंदगी जीकर आया है। लुबू खड़ा हुआ और वो को कहता है, अपने लोगों को कहो
कि वॉर की तैयारी करे, लेकिन वेजू कहता है ब्रदर-इन-लॉ, आपने तो कहा था कि आप इसमें हिस्सा नहीं लेने वाले। आपने ऑर्डर दिया था कि सारे के सारे रिलैक्स हो जाइए क्योंकि हम लोग ज्वाइन नहीं करने वाले। लोबो कहता है अपने सारे सोल्जर्स को ऑर्डर दो क्योंकि मैंने अपना दिमाग बदल लिया है और वो अभी हिस्ट्री को बदलने वाला है। हुजैन की आर्मी दुश्मन के कैंप से थोड़ी सी दूर थी। हुआ जायोंग हुजैन को बताता है कि दुश्मन अभी आराम कर रहे हैं और इसीलिए उनके डिफेंसेस कहीं हद तक कम हैं। हुजैन ये सुनकर काफी खुश है क्योंकि उनके दुश्मनों को ये नहीं मालूम कि हम उनके इतने पास आ गए हैं और इस टाइम पर हमारे दुश्मन ये सोच ही नहीं सकती हैं कि हम अभी उन पर हमला करेंगे। हुजैन हुआ जायोंग को कहता है कि तुम प्लेटन को लीड करोगे और साइड एंट्रेंस से संजन कैंप पर हमला करोगे और हुजैन मेन एंट्रेंस को ब्लॉक करके रखेगा। और वो अपने मन में कहता है कि लुबू अभी अपने कैंप में आराम से सो रहा होगा और जीत की विक्ट्री का जो क्रेडिट है वो सिर्फ उसकी होगी। हुआ जायोंग दुश्मन के कैंप के बिल्कुल पास पहुंच गया और वहां से उसे दुश्मनों के तरफ से कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं देती है। उससे उसे थोड़ा सा शक तो होता है लेकिन उसके पास कोई और दूसरी चॉइस नहीं थी क्योंकि वो पीछे नहीं जा सकता था। वो अपने लोगों को आगे बढ़ने के लिए हुक्म देता है। उसकी बात मानकर गार्ड्स आगे बढ़ने लगे। दुश्मन के लोग जिनको इस टाइम पर पहरा देना चाहिए था वो सो रहे थे। उनकी आंखें तब खुली जब उनको लोगों के भागने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वो जोर से चिल्लाने लगे। दुश्मनों ने हमला कर दिया। एक बंदा ड्रम को बजाने के लिए आगे जाने लगा ताकि जितने भी लोग हैं जो अभी सो रहे हैं, दूर हैं या पास है, जो भी है, ड्रम की आवाज सुनकर उनको इशारा मिल जाए और इससे पहले उस ड्रम को बजा पाता कई सारे तीर आकर उसके कमर पर लग गए। पहरादार को मारकर हुआ जायोंग आगे बढ़ा। कैंप के अंदर वो आ चुका था अपने लोगों के साथ। वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि सर्च करो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी क्योंकि उनको कुछ ज्यादा फोर्स लगाने का जरूरत नहीं पड़ रहा था। इतना आसान कैसे हो सकता है कुछ, जैसा कि उन्होंने सोचा था वही हुआ। कैंप में कोई नहीं था। हुआ जायोंग समझ जाता है और अपने लोगों को कहता है कि अभी के अभी रिट्रीट करो, हमें बेवकूफ बनाया गया। लेकिन काफी देर हो गई थी। एक आग की लपटों वाला तीर हुआ जायोंग के साइड से निकला और जब वो ऊपर देखता है तो कई सारे और तीर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके कई सारे लोग वहीं पर मारे गए। संजन आर्मी ने ये उनके लिए कब्र खोद रखी थी। आग के तीर इसलिए क्योंकि उन लोगों ने वहां पर सब जगह तेल पहले से ही लगा रखा था। तेल की वजह से सब जगह आग लग गई। एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर आग न लगी हो। उन लोगों ने जमीन पर भी कई सारा तेल फैला रखा था। हुआ जायोंग अपने लोगों को डरने के लिए मना करता है क्योंकि उनका कमांडर इन चीफ हुजैन अभी भी मेन एंट्रेंस पर है और वहीं सेम टाइम पर हुजैन बाहर से सब कुछ देख रहा था और उसके लोग उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें अंदर जाकर जनरल हुआजोंग की मदद करनी चाहिए। हुजैन समझ जाता है कि वो लोग दुश्मन के चाल में फंस गए हैं और इसीलिए वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि अभी के अभी रिट्रीट करो। वो इतना ज्यादा डर चुका था कि उसके जो सोल्जर्स थे वो मुड़े भी नहीं थे और वो अपने घोड़े को फुल रफ्तार से वहां से इतनी तेज ले गया कि मानो अगले पल उसकी मौत आने वाली हो। वहां कई सारे सोल्जर्स बस खड़े खड़े उसे देख रहे थे भागते हुए। एक कहता है कमांडर इन चीफ रुकिए। हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया अपने सोल्जर्स की परवाह किए बिना। और तभी वहां पर संजन की आर्मी भी चुपके से उन पर हमला कर देती है जो कि जंगल में पहले से ही छुपे होकर उनका सही टाइम पर हमला करने का इंतजार कर रही थी। उन लोगों ने दोनों तरफ से हमला कर दिया। एक जगह आग की लपटे, दूसरी तरफ दुश्मन के लोग, तीसरी तरफ दुश्मन के लोग और बचा था बस एक रास्ता। लेकिन वहां से भी कई सारे लोग बचकर नहीं भाग सकते थे और भाग पाया बस एक डरपोक हुजैन। हुजैन खुश था। वो सोच रहा था कि वो किस्मत वाला है कि वो जल्दी वहां से भाग गया। वो सोच रहा था कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। कोई चिल्लाकर कहता है हुजैन साले लिटिल ब्रैट, आज तो मेरे तलवार के वार से मारा जाएगा। दुश्मनों का जनरल जू डारोंग अपने घोड़े पर हंसता हुआ हुजैन की तरफ बढ़ रहा था। वो हुजैन का पीछा करने लगा। हुजैन डर के मारे कहता है कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे। वो अपने आसपास देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। दिखेगा भी कैसे, वो तो उन्हें वहां पर छोड़ आया। वो समझ गया था कि वो अकेला है। संजन आर्मी का जनरल हुजैन के बिल्कुल पास आ गया। हुजैन अपनी तलवार निकालकर सोच रहा था कि बस अब एक ही चीज बाकी रह गई है, करो या मरो। दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराती है। दोबारा से उनकी तलवारें टकराई। जू डारोंग हुजैन पर हमला करता है। हुजैन नीचे झुककर उसे डोज करता है। इसमें उसका कपड़ा कट गया। हुजैन काउंटर अटैक करता है अपने स्वॉर्ड को स्ट्रेट स्लैश मार के। जू डारोंग बिल्कुल पीछे झुककर उसके स्लैश को आराम से डोज कर लेता है।
लगातार उनकी तलवारें एक दूसरे से टकराती रही। ज़ुडारोंग का दिमाग खराब हो गया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार हुजन पर जोर से मारता है। धीरे धीरे करके उसकी तलवार हुजन की तरफ पड़ रही थी। हुजन की पूरी बॉडी कांप रही थी और ज़ुडारोंग उसे देख लेता है। अपनी तलवार पीछे करके वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, हुजन तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो जितने लोग कहते हैं। हुजन कहता है उसने बड़े लंबे टाइम से एक सोलो फाइट नहीं करी, इसी वजह से वो इतनी जल्दी थक गया। वहीं ज़ुडारोंग सोच रहा था कि वो उसके साथ और फाइट करेगा, लेकिन साला डरपोक हुजन वहां से अपना घोड़ा लेकर भाग गया। ज़ुडारोंग सोच रहा था एक मर्द की तरह लड़ने के बजाय एक डरपोक की तरह वो अपनी आर्मी के पास भाग गया। ज़ुडारोंग का माथा थनका। उसने 20 साल लड़ाई करी, लेकिन आज तक उसने हुजन की तरह इतना बड़ा डरपोक नहीं देखा और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ हुआ ज़ायोंग जलते हुए कैंप से बाहर आने में कामयाब हो गया और वो मेन आर्मी के पास आकर उनके साथ मिल गया। लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो लोग अभी भी 3 तरफ से सराउंडेड थे। हुआ ज़ायोंग हुजन के बारे में पूछता है वो कहां पर है, और वो बताता है कि वो इमीडिएटली भाग गया जब उसे दिखा कि आप उनके जाल में फंस गए हो। वो दोनों के दोनों सामने देखते हैं जब कोई उनका नाम बुलाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हुजन था, जो अपनी जान बचाने के लिए उनकी तरफ आ गया। वो चिल्लाकर कहता है, आओ मुझे बचाओ। ज़ुडारोंग काफी खुश था क्योंकि अभी वो हुजन का सर काटने वाला था, उस डरपोक का। ज़ुडारोंग अपनी तलवार से उसका सर काटने ही वाला था, लेकिन एकदम से उसके पास एक और तलवार आई जो उसकी गर्दन के 2 टुकड़े कर देती है। उसे एहसास तो हो गया था कि उसकी तरफ एक स्लैश बढ़ रहा है, लेकिन उतनी जल्दी उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाई। काफी देर हो चुकी थी और वो वहीं पर मारा गया। ज़ुडारोंग अपने घोड़े से नीचे गिर गया और उसकी खोपड़ी दूर लुढ़कते गई। हुजन ज़ुडारोंग का मजाक उड़ाता है कि वो बेवकूफ था, उसने मेरा पीछा करा। हुजन हुआजोंग को ऑर्डर देता है कि दुश्मनों के लड़ाई करके रास्ता बनाओ, और वो ये भी सोच रहा था कि शायद लुबू है जिसने इस प्लान को लीक करा। हुजन को ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अभी भी शिनजन की आर्मी उनकी तरफ लगातार बढ़े जा रही थी और वो गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने उनके जनरल को मार दिया। हुजन बहुत ज्यादा डर जाता है जब वो सन जियान की आवाज सुनता है, क्योंकि वो एक बहुत खतरनाक इंसान था। हुआ ज़ायोंग हुजन को जाने के लिए कहता है और वो आर्मी को डिले करने की कोशिश करेगा। साला डरपोक हुजन हुआ ज़ायोंग की बात पूरी होने से पहले ही अपना घोड़ा लेकर वो पहले ही भाग चुका था। उसे तो हुआ ज़ायोंग की बात सुनने का मौका भी नहीं मिला। काफी दूर जाने के बाद वो चिल्लाकर कहता है, हुआ ज़ायोंग तुम्हें मेरे लिए इसे ब्लॉक करके रखना होगा। हुआ ज़ायोंग भी सोचने लगा कि वो किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। हुआ ज़ायोंग संजन आर्मी की तरफ आगे बढ़ता है और वो संजन को 1v1 फाइट पर चैलेंज करता है। संजन भी कोई बेवकूफ नहीं है, वो समझ गया कि वो अपनी आर्मी के लिए या फिर हुजन के लिए टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है। 1v1 फाइट करने के बजाय वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है, उसे मार डालो। कई सारे लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। हुआ ज़ायोंग समझ गया था जीतने के कोई चांस नहीं है, 1 के खिलाफ 10, और उसकी जिंदगी इतनी भी बेकार नहीं है कि वो उस इडियट हुजन के लिए अपनी जान देगा। लेकिन एक जनरल होने के नाते बैटलफील्ड पर मरना एक ऑनर की बात है। इससे पहले उनका हमला हुआ ज़ायोंग को छू भी पाता, कई सारे तीर आकर उन लोगों के गले को वहीं पर काट डालती है, मानो उन लोगों के गले में एक बड़ा छेद हो गया हो। और वो तीर लुबू ने चलाए थे और वो संजन से पूछता है क्या उसे लोगों को नंबर से बुली करना आता है। जितने भी लोग बैटलफील्ड पर थे सारे के सारे अलर्ट हो जाते हैं, कई तो शौक थे कई घबराए हुए। जब लोबो बैटलफील्ड में अपना कदम रखता है, लोबो संजन को कहता है तैयार हो जाओ, क्योंकि वो उसके हाथों से मारा जाने वाला है। धीरे धीरे करके लोबो जंग के मैदान में जाने लगा और उसके रास्ते में हुजन खड़ा था। हुजन डरा हुआ था, वो सोच रहा था आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वो यहाँ पर उसे मारने के लिए आया है। वो अपने बो में 3 एरो डालता है और एक ही बार में चला देता है। हुजन डर जाता है, वो सोच रहा था कि लोबो उसे मार देगा। उसकी एरो हुजन के पास से निकल गई। हुजन पीछे मुड़कर देखता है तो वो तीनों वो एरो संजन आर्मी के चीफ की तरफ बढ़ रही थी। वो उसके पास से उसके गाल को काटते हुए निकल गई और पीछे जितने लोग खड़े थे उनको जाकर लग गई और वो वहीं पर मारे गए। लुबू काफी खुश था अपनी आर्चर
आर्चरी स्किल्स से, क्योंकि सिमुलेशन वर्ल्ड में वो काफी कमजोर था और इसीलिए वो अपनी आर्चरी स्किल्स का फुल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और वहीं सन जियन काफी डरा हुआ था क्योंकि अभी अभी किस्मत से वो अभी मरते हुए बचा। सन जियन अपने जनरल से पूछता है लुबू के बारे में। उसका जनरल गोंगफू बताता है लुबू का असली नाम फेंग जियान है और ऐसा कहा जाता है कि वो अकेला काफी है 100 लोगों से एक साथ लड़ने में। और वो आगे बताता है कि लुबू ने अपने पिछले गॉडफादर को मार दिया और उसने अपनी लॉयल्टी को वो चालाक शातिर काउंसलर इन चीफ डोंगा को दे दी। लुबू की आर्मी काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। सन जियन आर्मी के लोग उन्हें रोकने में काफी नाकामयाब थे। सन जियन अपने लोगों को दुश्मन को मारने के लिए आगे बढ़ने को ऑर्डर देता है। लुबू अकेले ही अपनी ताकत के बल पर सन जियन आर्मी की तरफ आगे बढ़ता है और वही डरपोक हुजन अपनी जान बचाने के लिए मेन आर्मी की तरफ भागता है। लुबू अपने लेजेंडरी स्पीयर को कसकर पकड़ता है। उसके ओरे से एक ऐसी भयानक वेव निकल रही थी जिससे कई सारे लोग घबराने लगे। लुबू बिना डरे दुश्मन की फॉर्मेशन में घुस जाता है। एक एक करके लुबू आसानी से दुश्मनों को अपने भाले से काट पीट कर खत्म कर देता है। कई लोगों के हाथ अलग हुए, सर अलग हुए, छाती कईयों को बीच में से काट डाला बड़ी आसानी से। आसपास की जमीन लोगों के कटे हुए बॉडी के हिस्सों से भर गई। यहाँ तक कि सन जियन जो कि जाना जाता है अपने खतरनाक बिहेवियर की वजह से वो भी डरा हुआ है। ये इंसान है या शैतान जो काफी टाइम से बैटलफील्ड पर लड़ाइयाँ कर रहा था, वो आज लुबू को देखकर डरा हुआ है। लुबू सन जियन के चीफ की तरफ बढ़ रहा था। सन जियन के और जनरल्स लुबू को रोकने के लिए आगे बढ़े। उनमें से एक ईगोंग अपने भाले से लुबू पर हमला करा। लुबू उसके भाले को पीछे झुककर डोज कर लेता है। लुबू काउंटर अटैक करता है अपने भाले से, लेकिन अब की बार ये कोंग काफी ज्यादा लकी नहीं था क्योंकि वो टाइम पर उसे डोज नहीं कर पाया और उसके बॉडी के आर पार भाला हो गया जिसने उसकी बॉडी को भी 2 हिस्सों में काट डाला, वो भी बस एक अटैक से, जबकि उसने अपनी बॉडी पर आर्मर भी पहना हुआ था। पीछे से बच्चे कुछ जनरल चिल्लाते हैं ये गोंग। उसने पीछे से अपने भाले से लुबू की छाती के आर पार भाला करना चाहा, लेकिन लुबू इतना ज्यादा फास्ट था कि उसने अपने भाले को आगे करके उसके भाले को वहीं पर रोक दिया और उसने ऐसा पीछे मुड़े भी न करा। लुबू ने उस भाले को एक हाथ से पकड़ रखा था, लेकिन तब भी वो लुबू की स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर पा रहा था, जबकि उसने अपने दोनों हाथों से भाले को पकड़ रखा था। उसे डर लगने लगा अगर लुबू थोड़ी सी और स्ट्रेंथ लगाएगा तो उसके हाथ से वो भाला वहीं पर गिर गया और वो वहीं पर मारा जाएगा। लुबू उसे बधाई देता है कि उसने उसके अटैक को सक्सेसफुली ब्लॉक कर लिया। लुबू अपने घोड़े को पीछे मोड़ता है और अपने भाले से सीधा अटैक करता है जिससे उसके कंधे पर काफी जख्म हो गया। वहीं डरपोक हुजन सन जियन आर्मी से बचकर निकल गया था। लुबू की मदद से वो काफी खुश था, फाइनली मैं बच गया। लेकिन अब मैं इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर को कैसे रिपोर्ट करूं? नहीं, अगर मैं लुबू को ब्लेम करूंगा तो मैं बचकर नहीं निकल सकता। वो साला इडियट, वो सीधा सन जियन आर्मी पर ऐसे कैसे हमला कर सकता है? वो ये सोचता है कि वो सारा का सारा इल्जाम लुबू पर डाल देगा। उसकी बेवकूफी की वजह से हम हार गए। वहीं लुबू तो दुश्मनों के जनरल को वहीं पर ढेर कर देता है। उसका जनरल अपने कटे हुए कंधे से जमीन पर पड़ा हुआ था। लुबू उससे माफी मांगता है कि वो एक स्ट्राइक में अपना काम नहीं कर पाया। वो अपने भाले को घुमाते हुए कहता है अब डाई इन पीस। तभी पीछे से दूसरा जनरल आकर अपनी तलवार से लुबू पर हमला कर देता है। लुबू एकदम से पीछे मुड़ा और अपने भाले से उसकी तलवार को वहीं पर रोक दिया। सन जियन अपनी पूरी कोशिश करता है लुबू को ओवर पावर करने के लिए, लेकिन लुबू तो बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं कर रहा था और वो सन जियन को कॉम्प्लीमेंट देने लगा कि उसने उस पर पीछे से हमला करा जैसे कि एक डरपोक करता है। सन जियन कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लुबू जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है हाँ शायद हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। लुबू और उनका आमना सामना हुआ। सन जियन लुबू के अटैक को ब्लॉक करता है और वो लुबू का मजाक उड़ाता है कि उसने अपने ही गॉडफादर को मार डाला, उसे धोखा दिया। लुबू लगातार अटैक करते जा रहा था और हर एक अटैक से सन जियन पीछे पीछे जाता जा रहा था। उनकी लड़ाई काफी इंटेंस हो गई थी। सन जियन अब थोड़ा सा थकने लगा और वहीं लुबू उसे देखकर तो लग नहीं रहा था कि वो थकने का नाम भी लेगा। लुबू सोच रहा था कि शायद ये हार्ट को स्ट्रेंथन करने की वजह से हुआ है, शायद उसी की वजह से इतनी पावर कंज्यूमिंग लड़ाई के बाद भी उसे थकान महसूस नहीं हो रही। लुबू अपने भाले को बिल्कुल पीछे करके अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करने के लिए तैयार हो गया
और लोबो के अटैक करते ही संजन के हाथों से उसकी तलवार आसमान में उड़ गई, क्योंकि वो लोबो की अटैक की पावर को झेल नहीं पाया। लोबो अपने भाले को उसके सर को उड़ाने के लिए घुमाता है और संजन समझ गया कि वो इसे अवॉइड नहीं कर सकता है। उसने अपनी पूरी जान लगाकर उस भाले को घुमाया। संजय ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी डर के मारे। वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसका जनरल, जिसका पहले लोबो ने कंधा काट दिया था, उसने आकर अपने भाले को आगे अड़ा दिया था, जिसकी वजह से उनका चीफ बच पाया। जो खुद मरने वाला था उसने अपनी चीफ की जान बचाई। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा था। वो कहता है, मैं इसे ब्लॉक करता हूँ मास्टर, आप प्लीज भाग जाइए। वो भीख मांगता है कि प्लीज चले जाइए। वो जितना ज्यादा टाइम लोबो को रोक सकता है वो रोकेगा। संजय की आंखों से आंसू लगातार टपक रहे थे। वो अपनी तलवार को जमीन से उठवाता है और अपने लोगों को कहता है लोबो को रोके ताकि वो भाग सके। वहीं लोबो ने तो उस बंदे को अभी तक खत्म भी कर दिया था। अपने भाले को जमीन में गाड़ने के बाद वो अपना तीर निकालता है और अपना एम लगाकर, अपनी पूरी जान लगाकर गोली की रफ्तार से उस तीर को छोड़ता है, जो कई सारे सोल्जर्स के पास से निकलकर सीधा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। पूरे जंग के मैदान को पार करने के बाद वो तीर संजन के छाती के आर पार हो गया। संजन समझ गया कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है, पीछे हट जाओ, बिना पीछे देखे पीछे हट जाओ। उसके लोग उसे बचाना चाहते थे, लेकिन वो लोग ये बात भी जानते थे अगर वो रुके मारे जाएंगे, अगर वो उसे बचाने जाएंगे मारे जाएंगे। और वो लोग उसके सैक्रिफाइस को ऐसे ही बर्बाद नहीं होना देना चाहते। रोते हुए वो सारे के सारे लोग वहां से भाग गए। संजन के अंदर जान नहीं बची थी और अपने घोड़े से नीचे गिर गया। संजन बताता है कि आज तक उसने लोबो के जैसे कोई मोन्स्ट्रस जनरल के साथ फाइट नहीं करी। वो अभी भी हंस रहा था और वो कहता है लोबो को कि वो सही था, दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकते। वहीं हुआ जोंग, वो भी बचे कुचे जनरल्स के सर धड़ से अलग कर देता है। आखिरकार जंग खत्म हुई। सुबह हो चुकी थी और पूरी की पूरी बैटलफील्ड भरी पड़ी थी लोगों की डेड बॉडी से। जहां देखोगे कुछ न कुछ खून से लथपथ मिल ही जाएगा। हुआ जायोंग का एक कैप्टन उसे बताता है कि संजन की मेन आर्मी पीछे भाग गई है और जो लोग बचे हुए थे उनको मार दिया गया है। वो अपने कैप्टन से पूछता है क्या संजन भागने में कामयाब हो गया। तभी वहां पर लोबो आता है, संजन की खोपड़ी को अपने हाथ से पकड़कर। लोबो कहता है अगर मेरी नाक के नीचे से संजन भाग गया तो आखिरकार मैं अपने आप को ग्रेट लोबो कैसे कह सकता हूँ। संजन का सर देखकर उनके सोल्जर्स के अंदर काफी जोश आ गया और वो लोबो का नाम चिल्लाने लगे। हुआ जायोंग अपने घुटनों पर आकर लोबो को थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो वो अब तक मर गया होता। और वो ये भी कहता है कि वो एक ना एक दिन इस कर्ज को जरूर चुकाएगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े। लोबो कहता है उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, उसने भी बहादुरी से संजन का सामना करा और अगर वो ना होता तो शुरुआत के कुछ ही मिनटों में आर्मी मारी जाती और उसे इसके लिए काफी अच्छी तरीके से रिवॉर्ड दिया जाएगा। लोबो सोचने लगा कि हुजन एक बहुत बड़ा बेवकूफ है जिसने इतनी आसान विक्ट्री को लोबो के हाथों में दे दिया। लोबो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मरे हुए सोल्जर्स को दफन किया जाए और उसके बाद ये की पैलेस पर वापस रिटर्न किया जाए। जब वो ये की पास पर जाता है तो उसे अच्छे से लोगों के द्वारा स्वागत किया जाता है। जाओ कैन लोबो को तारीफ पे तारीफ करने लगा और वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वो एक ग्रैंड फीस्ट के लिए प्रिपेयर करे। लोबो मौके का फायदा उठाता है और सारा का सारा ब्लेम जाओ कैन पर डाल देता है। लोबो कहता है जाओ कैन को कि संजन को उनके प्लान के बारे में एक रात पहले ही पता चल गया और वो उसके लिए काफी अच्छी तरीके से तैयार बैठा था। जाओ कैन लोबो की तारीफ करने लगता है उसकी इतनी बेहतरीन जीत के लिए और वो अपने लोगों को एक बड़ी दावत रखने को कहता है। लोबो मौके का फायदा उठाता है और सारा का सारा ब्लेम जाओ कैन पर डाल देता है। वो जाओ कैन को बताता है कि संजन को पहले ही उनके प्लान के बारे में मालूम था और वो लोग उसके लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर थे और जाओ कैन वो अकेला है जो ये काम कर सकता है। शायद वो ही दुश्मनों के लिए काम कर रहा है। वो कहने लगता है कि वो कोई स्पाई नहीं है, लेकिन हुआ जायोंग आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है धोखा कभी भी माफ नहीं किया जाएगा और वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो उसका सर काट दे और उसके सर को सब लोगों को दिखाया जाए। लुबू वेजू को अपॉइंट करता है जो कि लुबू के बीवी का भाई है और वो उसे जीकी पैस का लॉर्ड बना देता है। लेकिन वेजू इतना ज्यादा उसके लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठा सकता है। लुबू उसे समझाता है कि ये की पैलेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी एक जंग नहीं लड़ी जाएगी, खास करके
ताकि आने वाले टाइम में, और वो इस मौके का फायदा उठा सकता है अपनी लीडरशिप स्किल्स का दिखाने का। वेजू लुबू को थैंक यू कहता है उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। लुबू 12 साल सिमुलेशन वर्ल्ड में बिताकर आया था और अभी वो बहुत ज्यादा उतावला है अपनी बेटी और बीवी से मिलने को। कुछ दिनों के बाद लुबू लुओयांग में आ जाता है जहाँ पर उसे वैन युआन मिलता है जो बताता है कि हुजेन ने पहले ही रिपोर्ट कर दी है चांसलर इन चीफ को कि लुबू ने उसकी कमांड को फॉलो नहीं किया और उसने आर्मी को बहुत ज्यादा डिसरप्ट करा जिससे उनकी फॉर्मेशन खराब हो गई और उसकी वजह से उनका काफी भारी नुकसान हुआ संजियन आर्मी के द्वारा। लुबू जोर जोर से हंसने लगा और जब वैन युआन लुबू को इतना ज्यादा रिलैक्स देखता है तो वो समझ जाता है कि लुबू का कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। लुबू उसे एक बैग दिखाता है और कहता है कि ये बैग इतना काफी है ये प्रूफ करने के लिए कि हुजेन एक बेवकूफ है और वो भी बड़ा वाला। चांसलर इन चीफ के घर के अंदर हुजेन ये बता रहा था कि लुबू वापस आ गया और वो उसकी कितनी ज्यादा बुराई करने लगा और वो ये कहने लग रहा था कि लुबू की वजह से वो इस संजियन की वॉर को हार गए, सब उसकी गलती है और उसके लिए उसे अच्छी तरीके से पनिश किया जाए। चांसलर इन चीफ बहुत ज्यादा शातिर इंसान था और वह हुजेन को कहता है लुबू अब उसका बेटा है और उसने उसे एक लेजेंडरी घोड़ा भी दिया है और वो कुछ भी नहीं करेगा उसकी बात सुने बिना। हुजेन कहता है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर लुबू को खत्म कर सकता है। चांसलर कहता है कि लुबू अकेला इतना काफी है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अकेला 10 हुजेन के बराबर है और इसकी कोई ना कोई वजह होगी जो भी उसने किया हो। पीछे से एक गार्ड आकर बताता है कि लुबू आ गया और उसने एक बड़ी विक्ट्री को अंजाम दिया। वो बताता है कि लुबू ने संजन को मार दिया और वो उसका सर लेकर आया है और तो और उसने उसके 3 जनरल्स को भी खत्म कर दिया और संजन आर्मी 100 माइल पीछे हट गई। चांसलर इन चीफ ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि हुजेन ने जो बताया था वो बहुत अलग था। हुजेन कहता है कि लुबू की आर्मी में तो 10,000 सोल्जर से ज्यादा कोई है ही नहीं और ये पक्का ही गलत खबर है। तभी लुबू अंदर आकर वहीं से संजन के सर को हुजेन के सामने फेंक देता है। जब वो कपड़ा हटता है तो उसके नीचे से सभी लोगों ने संजन के सर को देखा जिससे ये प्रूव हो गया जो भी हुजेन ने कहा था वो सब कुछ गलत था। काउंसलर इन चीफ खुद ये कंफर्म करता है कि ये ही संजन का सर है। लुबू अपने घुटनों पर आकर काउंसलर इन चीफ को ग्रीट करता है जो कि उसका गॉडफादर है। हुजेन काफी डर जाता है क्योंकि वो सारा का सारा इल्जाम लुबू के सर पर डालना चाहता था और काउंसलर इन चीफ काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि लुबू को एक बड़ा इनाम दिया जाएगा उसके इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए। हुजेन वहीं पर लुबू की बुराई करने लगा जब वो कहता है कि उनके काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए लुबू की गलती की वजह से और वो भी बस इतनी छोटी सी विक्ट्री की वजह से। लुबू को इसके लिए पनिश किया जाना चाहिए। काउंसलर हुजेन को वहां से जाने को कहता है अभी के अभी, इससे पहले कि वो उसका सर काट दे। डरपोक हुजेन अपनी जान बचाने के लिए वहां से अपने घुटनों पर भागने लगा। डोंगजोंग काउंसलर इन चीफ अपने एडवाइजर से पूछता है कि आखिरकार उनको लुबू को क्या इनाम देना चाहिए। उसका एडवाइजर कहता है कि हम लुबू को इनाम में वुमेन दे सकते हैं, अल्कोहल दे सकते हैं और गोल्ड। डोंगजोंग कहता है कि ये इनाम कुछ ज्यादा ही चीप लग रहा है, शायद हमें उसे एक टाइटल देना चाहिए। एडवाइजर वेन्यू कहता है कि लुबू ने पहले ही बहुत कुछ अकम्प्लिश कर रखा है और आर्मी में वो पहले ही लेफ्टिनेंट रैंक पर प्रमोट हो चुका है और वो भी एक मार्की टाइटल के साथ। लुबू भी जानता था कि सबसे ज्यादा उसे जो मिल सकता है वो है अपर मार्की टाइटल, लेकिन ऐसा करने की वजह से कोर्ट के अंदर जो हायर अप्स है उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे। इसलिए वेन्यू डोंगो को ये वार्न कर रहा था कि वो थोड़ा सा पीछे हट जाए। लुबू अपने गॉडफादर से कहता है कि उसे कोई भी टाइटल की जरूरत नहीं और उन्हें उसके रिवार्ड के बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए। डोंगजोंग लुबू की तारीफ करता है अपने आप पर इतना कंट्रोल पाने के लिए और वो उसे आगे बताता है कि अगर वो अपनी रैंक में लगातार आगे बढ़ता रहेगा तो उसके लिए वो बुरा होगा क्योंकि बाकी जनरल्स उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी उसे वादा करता है कि वो इस जंग के बाद उसे प्रमोट करेगा। डोंगजोंग वेन्यू को ऑर्डर देता है कि तैयारी करो लुबू के रिवार्ड को देने के लिए। वेन्यू कहता है मैं अभी करता हूँ। लुबू अपने मन में कह रहा था अगर उसे मौका मिलेगा तो इस गद्दार और शातिर वेन्यू को वो गला घोट के मार देगा। उसी दिन लुबू अपने घर गया, रात हो चुकी थी और उसकी बीवी उसे बताती है कि प्राइम मिनिस्टर एक दावत रख रहा है और आखिरकार वो वहां पर क्यों नहीं रुका। लुबू उसे बताता है कि वो बहाना बनाकर आ गया। उसने कहा कि वो लड़ाई के बाद थक गया है और उसे आराम करने की जरूरत है। उसकी बीवी पूछती है क्या वो खतरे में था। लुबू बताता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान है और खतरे में तो मेरे दुश्मन
दुश्मन होते हैं। उसकी बीवी कहती है कि उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही है और वो बदल गया। इस जंग के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं प्यार भरी नजरों से। थोड़ी देर के बाद लुबू सो जाता है। जब वो सो रहा था तो सिस्टम एक्टिवेट हो गया और सिस्टम उसे सिस्टम स्पेस में ले गया। सिस्टम उसे बताता है कि वो एक वर्ल्ड सिनेरियो को चूज कर सकता है। लुबू पूछता है क्या वो दूसरे वर्ल्ड में एंटर कर सकता है। सिस्टम बताता है कि कई सारे और वर्ल्ड हैं उसके पुराने वर्ल्ड से भी, और वो बाकी वर्ल्ड्स को भी उसके लिए कॉपी कर सकता है ताकि वो एंजॉय कर सके। और सारे के सारे वर्ल्ड सिमुलेशन अलग अलग टाइम से आते हैं और हर किसी की अलग अलग परेशानियां, हर किसी के अलग थीम होती है और अलग जिंदगी। और लाइफ ऑफ फार्मर वो बस उनमें से एक जिंदगी थी। लुबू अब समझ जाता है कि वो दूसरी दुनिया में री इनकारनेट हो सकता है, लेकिन फिर भी कई सारे पछतावे थे जो अपनी पिछली लाइफ से लेकर आया। लुबू पूछता है क्या वो पिछले वाली जिंदगी को रिपीट कर सकता है और सिस्टम उसे डाउनलोड करने लगा। सिस्टम शॉप खुलती है और अभी उसके पास 28 सिमुलेटर कॉइन्स थे और री इनकारनेशन होने से पहले वो कुछ ट्रेड्स को बढ़ा सकता है और वो कई सारे चीजों को देखने लगा। काफी सारी एनहेंसमेंट बहुत ज्यादा महंगी थी। उसके पास गिनती के कॉइन थे, इसलिए वो बिल्कुल नीचे जाता है और उसे कुछ और चीजें मिलती हैं, लेकिन ये चीजें एनहेंसमेंट कम, परेशानियां ज्यादा लग रही थी। इसलिए वो किसी चीज को नहीं खरीदता क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अंधा हो जाए या उसका एक हाथ हो जाए बहरा। इसलिए वो कहता है कि वो कुछ नहीं खरीदेगा और वो सिस्टम को आगे बढ़ने को कहता है। एक बड़ी सफेद रोशनी आई और सिस्टम उसे बताता है कि लाइफ ऑफ अ फार्मर अभी शुरू हो रही है। कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से री इनकारनेट हो गया। वही पुराने लू हाउस में वो दोबारा वापस आया, लेकिन अब की बार वो हंस रहा था बजाय कंफ्यूज होने के पिछली बार की तरह। और फिर हम उस दिन पर आ जाते हैं जब लुबू जंगल से खरगोश को हंट करके लेकर आया था और विलेज चीफ उसका इंतजार कर रहा था। लुबू 12 साल का था और वो विलेज चीफ को कहता है कि काफी देर हो गई है और वो उसके शेर को अगले सुबह देगा। अगली सुबह वो चीफ के घर पे जाता है ताकि वो खरगोशों के वजन को तोल सके और उसके बाद वो अपने आधे खरगोश उसे दे देता है और चीफ बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो लुबू के फादर की तारीफ करता है कि उसने इतने अच्छे बेटे को पाला, अच्छा और ऑनेस्ट अपनी तरह। और वो कहता है कि वो वापस जाए और उसके तरफ से एक अच्छी खबर का इंतजार करे। जब अपने घर जाता है तो उसका फादर काफी ज्यादा खुश था। उसका फादर बताता है कि विलेज चीफ ने उसके टैक्स को कम कर दिया और वो भी पूरा 122 किलो से। और अभी जो उनकी फसल थी वो काफी बड़ी हो गई थी और अच्छी भी, तो वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से बिता सकते हैं। खास करके इस साल उसकी बहन और उसकी माँ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं ये सुनकर, क्योंकि इस साल उनको भूखे मरने के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। पहले लुबू सब कुछ सोल्व कर सकता था अपने पियरलेस कॉम्बैट से, इसलिए उसे नफरत थी लोगों से घुलने मिलने में, लेकिन इस जिंदगी में उसके पास ज्यादा पावर नहीं है और यहाँ पर उसके लिए ये ज्यादा बेहतर होगा कि वो एक आम इंसान की जिंदगी जिए। लुबू की इंटेलिजेंस 2 पॉइंट से बढ़ गई और उसकी फैमिली उसकी मेहनत के लिए काफी ज्यादा खुश थी, उसे थैंक यू कह रही थी जो भी उसने उनके लिए करा। अगले दिन लुबू बाजार से जा रहा था और एक इंसान उससे पूछता है क्या वो दोबारा जंगल में हंट करने के लिए जा रहा है और लुबू कहता है हाँ। वहाँ पर वही लोकल पुलिस बैठे हुए थे और वो उसे दूर से देख रहे थे। उनमें से एक कहता है कि लुबू कुछ ज्यादा ही बेहतर काम कर रहा है अपनी इतनी बढ़िया आर्चरी स्किल से, और वह बुली लीडर उसे कहता है लुबू कोई बड़ा चीज नहीं है, हमने उसे पहले भी मार रखा है जब हम बच्चे हुआ करते थे और वो अगर ये चाहे तो वो दोबारा भी कर सकते हैं। मोटा बोली कहता है क्या हमें आर्मी में ज्वाइन हो जाना चाहिए, और वो बुली लीडर ये कहता है कि हम वॉर के लिए नहीं बने हैं और अगर वो ज्वाइन करेंगे तो वो कुछ ही दिनों में वहां पर मारे जाएंगे। गांव के एग्जिट गेट पर कुछ सोल्जर्स खड़े हुए थे जो गांव वालों को फौज में भर्ती होने के लिए बैठे हुए थे, जो उनसे वादा कर रहे थे कि उन्हें ग्लोरी मिलेगी, ऑनर मिलेगा। और जब लुबू वहां से निकल रहा था एक गार्ड कहता है हे यंग मैन, और वो कहता है कि मैन को बैटलफील्ड में जाना चाहिए और अपनी कंट्री के लिए फाइट करना चाहिए ताकि वो अपने लिए एक नाम बना सके, एक पहचान बना सके। वो आगे बताता है कि इंपीरियल कोर्ट सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहा है और लुबू काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है इस काम के लिए। लुबू याद करता है ये तो वही इंसान है जिसने उसे पिछले लाइफ में मार दिया था और मारने से पहले उसे कहा था कि अपनी अगली जिंदगी को अच्छे से जीना। लुबू सोचने लगा क्या उसे सच्ची में एक पीसफुल लाइफ जीनी चाहिए इस
छोटे से गांव में या फिर आर्मी में ज्वाइन होकर अपनी फैमिली को ऑनर देना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद लोबो हाँ कर देता है, क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा मिस करने लगा था, जो भी उसने बैटलफील्ड पे किया था। गार्ड उससे उसका नाम पूछते हैं और वो कहते हैं कि उसका नाम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में ये नाम काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। कुछ सालों के बाद लोबो दुश्मन के सोल्जर को अपनी तलवार से मार देता है जंग के मैदान में, और वो मरने से पहले लोबो को गालियां देने लगा। मरने से पहले उसने लोबो के कंधे में अपनी तलवार भी मार दी थी। अभी लोबो की स्ट्रेंथ 17 पॉइंट पर पहुंच गई थी और लोबो 19 साल का हो गया और वो अपनी पुरानी जिंदगी से अभी भी काफी कमजोर था। लोबो 10 जंग में भाग लेता है, जो छोटी से लेके बड़ी बड़ी थी, और कईयों में तो वो मरते मरते बचा। इतनी बैटल्स लड़ने के बाद भी वो अभी भी आर्मी में एक लोएस्ट रैंक पर था। 2 सोल्जर उसे मारने की कोशिश करते हैं, वो उसके स्लैश को डोज करता है। काउंटर अटैक करके उन दोनों को गले को लोबो एक ही तलवार से काट देता है। वो दोनों तो मर गए थे, लेकिन फिर भी ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि और सोल्जर्स उसकी तरफ भागे भागे आ रहे थे। लोबो का एकदम से दिमाग खराब हो गया और उन सभी को उसके ऊपर हमला करने को कहता है। कुछ घंटों के बाद तलवारों की टकराने की आवाज बंद हो गई और वल्चर्स मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज को खाने लगे, और कुछ सोल्जर्स बात कर रहे थे कि वो बाल बाल बचे अगर लोबो नहीं होता तो, और वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे पानी से वाइन के बजाय। एक सोल्जर पूछता है लोबो से वो कहां से आया है, और वो बाकियों से इतना ज्यादा स्ट्रोंगर है और उसने अकेले ने इतने एनिमीज को मारा जितने वो मिलकर भी नहीं मार पाते। दूसरा बंदा बताता है कि लोबो एक लेजेंडरी तीरबाज है और एक टाइम था जब प्लेटून लीडर की मिस्टेक के कारण वो लोग काफी खतरनाक और डेंजर सिचुएशन के अंदर आ गए थे। हालांकि वो लोग उस फॉर्मेशन से बचकर तो निकल गए, लेकिन लोबो की वहां पर 2 उंगलियां कट गई और इसीलिए वो अब एक सिपाही का काम कर रहा है, लेकिन अभी भी वो अपने हाथों से कई सौ सोल्जर्स को मार सकता है। वो नया बंदा आगे पूछता है कि लोबो के पास इतनी ज्यादा अमेजिंग कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी वो अभी तक प्रमोट क्यों नहीं हुआ। वो बताता है प्लेटून में हर कोई लोबो की अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में जानता है और उसका प्लेटून लीडर उसकी अचीवमेंट से काफी ज्यादा जलता है, और इसीलिए वो लोबो के खिलाफ कई सारे चाल चलता रहता है। कई सारे सोल्जर लोबो के पास आकर कहते हैं प्लेटून लीडर उसे बुला रहा है। लोबो कहता है मैं आ रहा हूँ। जब वो प्लेटून लीडर के सामने जाता है तब वो लोबो से कहता है कि उसे अब की बार दुश्मनों को लुभा के लाना है, और वह उसे 10 सोल्जर का लीडर बनाता है। लोबो बताता है कि यह तो एक इम्पॉसिबल मिशन है, अगर वो ऐसा करेगा तो वो मारा जाएगा। प्लेटून लीडर अपनी जेलसी को छुपाता नहीं है और वो कहता है हाँ मैं चाहता हूँ तू जा और मर जा। ये एक मिलिट्री ऑर्डर है, या फिर उसके ऑर्डर के खिलाफ जाकर वो उसका सर काट सकता है अभी के अभी, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा। लोबो उसे कहता है कि 7 सालों में उसने 67 वॉर लड़ी है और हर बार वो बैटलफील्ड के सामने खड़ा हुआ। सबसे पहले सबसे आगे वही था। उसने 367 एनिमीज को मार रखा है, उनमें से 13 लोग हाई रैंकिंग ट्रूप लीडर्स थे। अगर मेरिट की बात करी जाए तो वो इतना काफी है कि वो उसकी जगह ले सकता है एक ट्रूप लीडर बनकर। लोबो का अब बहुत हो गया था। इतना कुछ करने के बाद भी उसे बस 10 ट्रूप का लीडर बनाया गया, और वो भी बस एक इम्पॉसिबल मरने वाले मिशन पर भेजने के लिए। प्लेटून लीडर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है अपनी बकवास बंद कर। लोबो इस इनजस्टिस को और सहन नहीं कर सकता था। अपनी तलवार निकालकर वो उसके दोनों हाथों को वहीं पर काट देता है, क्योंकि अब बहुत हो गया था। वो अपनी इनर डिजायर को अब और नहीं रोक सकता था। प्लेटून लीडर के दोनों हाथ जमीन पर गिर गए और वो जोर से चिल्लाने लगा मेरे हाथ। उसे काफी दर्द हो रहा था। आवाज सुनकर कई सारे गार्ड अंदर देखते हैं। लोबो उनकी तरफ देखता है और कहता है ध्यान से सुनो जो भी वो कहने वाला है। वो कहता है कि हमारा प्लेटून लीडर वापिस जाना चाहता था, ये जानते हुए भी कि नॉर्दर्न ट्राइब्स आगे बढ़ रही है। वो हमारे पूरे प्लेटून को सैक्रिफाइस करना चाहता था ताकि वो पीछे से भाग सके। हमें मारकर वो यहाँ से भागकर कहीं और अपनी दादागिरी चलाना चाहता था। और वो उन दोनों से पूछता है क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये मरना डिजर्व करता है। प्लेटून लीडर चिल्लाकर कहता है इसकी बात मत सुनो, ये गद्दार है, इसे यहीं पर मार दो। लोबो अपनी तलवार को ऊपर करता है जैसे वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा, और वो उन्हें कहता है तुम दोनों प्लेटून लीडर के गार्ड्स थे, तुम्हारे होते हुए भी प्लेटून लीडर मारा गया। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को
पूरा करने में तुम लोग नाकामयाब हो गए। लुबू अपनी तलवार को वापस रख लेता है और वहां से जाने लगा क्योंकि उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि वो लोग उस पर हमला करेंगे। कैंप से निकलने से पहले वो कहता है, तुम कोई सा भी रास्ता चूज करो, तुम वैसे भी मरने वाले हो। और उनको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। गार्ड्स समझते थे कि जो भी लुबू ने कहा वो बिल्कुल सच है और वो लोग खुद भी ये जानते थे कि प्लेटून लीडर उनका काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा था। उन्हें मरवाकर वो अपना खुद का क्रेडिट बढ़ाता था। बाहर आकर लुबू खड़ा था जहां पर कई सारे लोग उसे ही देख रहे थे। अंदर से प्लेटून लीडर चिल्ला रहा था, बुलशिट, आखिरकार तुम एक गद्दार की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हो। और तभी उसके चिल्लाने की आवाज आई। सारे के सारे लोग काफी ज्यादा शौक थे क्योंकि उनका लीडर वहां पर मारा जा रहा था। वो प्लेटून लीडर उनसे मदद मांग रहा था, कोई आकर बचाओ। लुबू उन सभी को बताता है कि उनका प्लेटून लीडर काफी ज्यादा इनकॉम्पिटेंट था और वो इतना ज्यादा ऑनरेबल नहीं था कि उसके सोल्जर उसकी रिस्पेक्ट करे। लुबू ने पहले ही एक ग्रेव सीन कर दिया था प्लेटून लीडर की जगह लेकर। लुबू उन्हें बताता है कि वो यहीं पर रहेगा और जो लोग उसके कमांड को फॉलो नहीं करना चाहते वो लोग उसकी बॉडी पर जख्म देकर अपनी जिंदगी के लिए भाग सकते हैं और जो लोग उसकी बात को फॉलो करना चाहते हैं वो लोग अंदर जाकर प्लेटून लीडर पर एक निशान बनाएंगे और उसके बाद वो लोग अपनी पूरी जिंदगी के लिए ब्रदर्स बन जाएंगे। और अगर वो लोग इस जंग को जीत जाते हैं तो वो लोग इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। वो नया सोल्जर लुबू के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहा था कि वो उसके ऊपर एक वाउंड करेगा और वहां से भाग जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था लुबू ने एक गद्दारी करी और उसकी ड्यूटीज उसे कहती है कि उसे लुबू के ऊपर हमला करना चाहिए। तभी पीछे से पुराना एक्सपीरियंस वाला सोल्जर जो ये सब कुछ उस नूबी सोल्जर को बता रहा था लुबू के बारे में, वो अपनी तलवार निकालता है और चिल्लाकर कहता है, लुबू सही कह रहा है, उनका लीडर काफी घटिया था जिसने कभी भी उनके बारे में चिंता नहीं करी। वो आगे बताता है कि लुबू काफी ज्यादा रिलायबल है और हम सारे के सारे लोग आज जिंदा हैं सिर्फ उसकी वजह से। सारे सोल्जर जोश में आ जाते हैं क्योंकि वो भी जानते थे कि वो लोग मारे जाते अगर वो लोग ओल्ड प्लेटून लीडर की बात मानते और उसके ऑर्डर को फॉलो करते। और लुबू को फॉलो करना एक अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकती है। काफी सोल्जर्स टेंट के अंदर जाकर प्लेटून लीडर को मारने लगे। फिर भी कुछ सोल्जर्स अभी भी डाउट में थे। एक सोल्जर कहता है कि हमें तुम्हारी कॉम्बैक्ट पावर के बारे में कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन ज्यादातर सोल्जर्स इतने ज्यादा अडेप्ट नहीं है कि वो नॉर्दर्न ट्राइब्स के खिलाफ लड़ सके और उनके पास हमसे ज्यादा लोग भी हैं। लुबू कहता है, मैं भी इतना स्ट्रोंग नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे लिए इतना आसान है कि मैं दुश्मनों को काट सकता हूँ क्योंकि ये सब कुछ करेज पर डिपेंड करता है। करेज तुम्हें काफी ऊंचाई पर ले जाता है और अगर तुम्हारे पास काफी करेज है तो तुम लोग भी मेरी तरह दुश्मनों को मार सकते हो। वो चिल्लाकर कहता है, जब भी लड़ाई होती है तो हमेशा बहादुर लोग ही जीतते हैं। सिस्टम उसे बताता है कि उसकी रेपुटेशन 2 पॉइंट से बढ़ गई और उसकी समझदारी 4 पॉइंट से। बाकी सारे सोल्जर्स जोश में आ जाते हैं और वो लोग लुबू की बात को रिपोर्ट करने लगे। लुबू सोच रहा था कि ये जो फीलिंग है इन सोल्जर्स को इन्फ्लुएंस करने के बाद काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है और